और बाबू बबनी लोग, पढ़ाई सही से चल रहा है ना? पढ़ाई करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं 3 लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इसको। तो ये है लेक्चर नंबर 2, राइट। और लेक्चर नंबर 1 में जहाँ तक हमने कवर किया है उसके आगे इसमें हम कवर करेंगे। अगर आप देखोगे तो लेक्चर नंबर 1 में हमने रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था लास्ट में, है ना, कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं। गुड कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, कुछ अच्छे चीज़ें भी हैं उनके, और कुछ इसका बुरा असर भी है, बैड कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये हमने दोनों कवर कर लिया था, ठीक है। हमने आपको जैसे बताया था कि गुड कॉन्सिक्वेंसेस में क्या है कि कोalition पॉलिटिक्स इससे इमर्ज हुई। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के आने से क्या हुआ कि जो सेंटर में बहुत ही डोमिनेंट पार्टीज़ थी, जैसे उस समय तो कांग्रेस थी, क्योंकि 1970s, 80s, 90s ये एक दौर ऐसा रहा जब आपके रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इमर्ज हो रहे हैं। तो उसके पहले तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि कांग्रेस की मेजॉरिटी को ख़त्म कर दिया। पहले कांग्रेस 300 साढ़े 300 सीटें जीत रही है ना। और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के आने से क्या हुआ कि अब इन लोगों ने भी कुछ सीटें जीतना शुरू कर दिया लोकसभा में, तो कांग्रेस की मेजॉरिटी ख़त्म हो गई। इसीलिए हम लोग 1990s वाले फेज़ को अप टिल इनफैक्ट 2014 हम ये बोलते हैं कि ये कोalition एरा का एक टाइम है जब किसी भी पार्टी को फुल बहुमत नहीं मिली। अगर आप देखोगे 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी। तो अटल बिहारी भाजपा वाला जो अलायंस है उसको हम लोग कहते हैं एनडीए, और जो कांग्रेस वाली अलायंस है उसको हम कहते हैं यूपीए। तो इन दोनों केसेस में ये जो 15 साल है ना, इसमें किसी भी ना कांग्रेस को ना बीजेपी को फुल बहुमत मिली थी। इनफैक्ट जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी जीत के आए थे और उस समय भाजपा को पूर्ण बहुमत मिली थी, वो 30 साल के बाद हुई थी, क्योंकि उसके पहले 1984 में फुल बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आई थी, जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। उसके बाद में राजीव गांधी एज द फेस ऑफ कांग्रेस आए, और फिर उसके बाद में चुनाव हुआ तो थोड़ा सा सिंपथी वोट भी पड़ी, और उसके वजह से 1984 में तो कुछ बहुत ज़्यादा 400 कुछ सीटें जीत के आई थी कांग्रेस। सोच रहे हो 415 कुछ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 415 सीटें जीती थी कांग्रेस उस समय। उसके बाद से किसी भी पार्टी का 30 साल तक पूर्ण बहुमत आया ही नहीं। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के आने से क्या हुआ, कोलिशन पॉलिटिक्स आई। कोलिशन पॉलिटिक्स एक तरीके से अच्छा पॉलिटिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है कि अलग अलग इंटरेस्ट को सुना जाता है, अलग अलग लोगों के जो उनके अपने ग्रीवांसेज है, अलग अलग पार्टीज़ के अपने जो वोटर बेस हैं, ठीक है। जैसे आरजेडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक अलायंस पार्टनर है, या फिर जेडीयू एक अलायंस पार्टनर है, तो ये लोग अपने वोटर बेस का कुछ जो कंसर्न्स है उसको रखेंगे वहाँ पे, और उसके लिए बार्गेन करेंगे, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि नहीं हमें आप ये दो, हमें तो रेल चाहिए, और हमें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बार्गेन्स होते हैं। तो कोलिशन पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा बैलेंस आउट, अलग अलग, मतलब ऐसा यूनिलैटरल डिसीजन कोई नहीं ले पाता है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फुल बहुमत नहीं है। जो 2014 से अगर आप देखोगे तो यूनिलैटरल डिसीजन ले रही है, अकेले अपने आप में जो उनको सही लग रहा है भाजपा वो कर रही है। जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया, अभी सबको लगता है कि डिमोनेटाइजेशन चलो यार, मतलब यूपीआई और ये सब आया, कैशलेस ट्रांसफ़र शुरू हो गया, तो वो तो चलो एक सेकेंडरी उसका रिजल्ट है, बट दैट वाज नॉट द मेन मोटिव। वो उसका मेन गोल नहीं था डिमोनेटाइजेशन करने का। डिमोनेटाइजेशन करने का मेन गोल क्या था? डिमोनेटाइजेशन का मेन गोल था कि हम ब्लैक मनी को ख़त्म करेंगे। लेकिन क्या ख़त्म हुआ है? अभी आप देखते हो रेड पड़ते रहती है, 20-20, 50-50 करोड़ रुपए निकलते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो कोलिशन पॉलिटिक्स की वजह से थोड़ा डिसीजन जो होते हैं गवर्नमेंट के, सरकार की जो डिसीजंस होती है वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही डिस्कशन होती है अलग अलग पार्टीज़ में, है ना, उसके बाद ली जाती है। तो वो एक डिसीजन अच्छा होता है। उसके बाद हमने देखा कि डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा हो जाती है। इसका जो हमने गुड कॉन्सिक्वेंसेज में हमने देखा था कि रीजनल पार्टीज़ के आने से अच्छी अच्छी चीज़ें क्या हुई हैं, उसमें हमने ये भी बोला था कि डेमोक्रेसी बिकेम मोर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी जो हमारी डेमोक्रेसी है, जमहूरियत,
वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो गई, क्योंकि उसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ जो पहले रिप्रेजेंटेड नहीं थे उनको रिप्रेजेंटेटिवनेस और उनकी बढ़ गई, उनको और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला, क्योंकि उनको उनकी जो वॉइस है वो एक तरीके से कंसोलिडेट हुई, है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे कि फेडरल एक्सिस की हम बात किए थे, फेडरल एक्सिस स्ट्रेंथन हुआ। उसके बाद हमने आपको बताया था कि एक फेडरल एक्सिस होता है और एक होता है सेंट्रल एक्सिस। फेडरलिज्म में एक होता है फेडरल एक्सिस, एक होता है सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि सेंटर और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है स्टेट के कंपैरिजन में, और फेडरल एक्सिस में क्या होता है कि स्टेट ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये अच्छा चीज़ है, फेडरलिज्म के लिए अच्छा चीज़ है, क्योंकि देखो संविधान हमारा तो पहले ही सेंटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है। इमरजेंसी की प्रोविजंस है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये सब जो भी आप पढ़ते हो चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड, संविधान को अगर उसका संशोधन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, तो वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ, लोकसभा राज्यसभा, मतलब क्या, सेंटर। स्टेट्स का तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में पहले ही सेंटर को ज़्यादा मजबूत करके रखी हुई है। तो इसीलिए जब फेडरल एक्सिस मजबूत होता है, इसका मतलब स्टेट्स मजबूत होता है, तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि एक बैलेंस बना रहेगा सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ये हमने देखा था कि एक अच्छी चीज़ है रीजनल पार्टीज़ के आने से। उसके बाद में हमने देखा था कि डेमोक्रेसी और ज़्यादा डिपेंड हुई है, रिप्रेजेंटेटिव हुआ है तो डिपेंड भी हुआ है। डिपेंड होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो, मान लो कि ये सोसाइटी है हमारी, है ना, इसमें कुछ लोगों तक डेमोक्रेसी ऊपर के लोगों तक पहुंची थी। ऊपर के लोग क्या हो सकते हैं, अपर कास्ट के लोग हो सकते हैं, अपर क्लास के लोग हो सकते हैं, मेन हो सकते हैं जेंडर के फॉर्म में, है ना। तो डिपेंड का मतलब क्या हुआ कि और नीचे ये परकोलेट किया, मतलब और नीचे तक आया ये। और नीचे में क्या है, लोअर कास्ट के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, लोअर क्लास आप बोल दो, जो गरीब लोग हैं, या फिर वीमेन को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला। इनफैक्ट पंचायती राज में तो बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है वीमेन का, एंड वो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। अभी हम लोग जब पंचायती राज पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं अलग अलग वीमेन लीडर्स, वीमेन पंचायत लीडर्स का, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो अभिषेक बैनर्जी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में, तो उन लोगों ने, और उनकी जो पत्नी है इस्थर डुफ्लो, तो इस्थर डुफ्लो ने तो सर्वे किया है कि कैसे मतलब पंचायत में अगर वीमेन का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं। और उनके सर्वे से ये पता चलता है कि जहाँ जहाँ पे जिस जिस पंचायत में औरतें अगर वहाँ की लीडर हैं, मुखिया हैं या फिर जिला पार्षद हैं, जो भी हैं, तो वहाँ पे जो सोशल गुड्स हैं, सोशल गुड्स का मतलब क्या होता है, सोशल गुड्स का मतलब होता है कि आपको पानी मिले, वाटर मिले अच्छा, आपको रोड मिले अच्छा, ठीक है, आपको हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी हो, ये सब चीज़ें जो सोसाइटी के सोशल, मतलब समाज के जो हमारे सोशल एस्पेक्ट्स हैं उस पे, लाइक जो जिससे सबको फ़ायदा होने वाला है। अगर मान लो कि वाटर की अच्छी व्यवस्था है, इसको आप पब्लिक गुड्स भी बोलते हो, तो पब्लिक गुड्स पे बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ जहाँ पे औरतें हैं वहाँ की मुखिया, प्रधान, जो भी आप बोल लो, तो ये चीज़ें हुई हैं, ये सर्वे से आई हैं कि बहुत अच्छा काम करी। तो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जब होती है तो वो तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि डेमोक्रेसी बस कुछ लोगों के लिए थोड़े ही बनी है। डेमोक्रेसी तो इंडिया के जितने भी लोग हैं सबके लिए बनी है। मानते हो बात को कि नहीं? डेमोक्रेसी क्या अडानी के लिए ही है क्या? सिर्फ नहीं है ना। डेमोक्रेसी क्या अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ही है? बस नहीं। यहाँ पे तो जो मनरेगा का मजदूर है उसके लिए भी डेमोक्रेसी है। हमारे देश का तो ये परंपरा रहा है। मैं तो बड़ा होते हुए देखा हूँ कि मतलब वोट देने के दिन, मतलब इट इज़ लाइक, मैं बाद में ये सब पढ़ना स्टार्ट किया। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मुझे पहले ये सब चीज़ें नहीं पता थी, बट मैं तो बचपन से ये देखता हूँ कि किस तरीके से, बाद में पता चला कि इलेक्शंस आर द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, और मैं रिलेट कर पाया कि इलेक्शंस जो हैं वो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी ये कैसे हैं। मैं रिलेट कर पाया क्योंकि मैं देखता था बचपन में ही कि दादी को एकदम तैयार नया साड़ी ये सब पहनाया जा रहा है। उनको सबसे पहले मतलब कंपटीशन होता था कि अरे उसके घर का दादी वो पहले नहीं पहुंच जाए, हमारे घर का बुजुर्ग जाएगा पहले, है ना। तो मैं तो देखा हूँ कि कैसे सेलिब्रेट किया जाता है इस चीज़ को। हम लोग वहीं पे रहते थे, पोलिंग बूथ पे ही रहते थे बचपन में, देखते रहते थे चीज़ें। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो इससे क्या होता है ना, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी होती है। जब लोगों को लगता है, जो आम नागरिक है उसको लगता है कि यार उसका भी इतना ही स्टेक है इस देश में, कि उसके पास पावर है कि वो किसको जिताना चाहता है, किसको हराना चाहता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, हम जो राइट टू प्राइवेसी ये सब पढ़ते हैं तो उसमें डिसीजनल ऑटोनॉमी की बात होती है, कि डिसीजनल ऑटोनॉमी, कि डिसीजन लेने की भी तो पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो जो वोट जब हम करते हैं तो एक तरीके से हम डिसीजन ले रहे हैं, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या लगता है, सारे लोगों को इस देश में लगता है कि हाँ ये हमारा देश है, क्योंकि हम इसमें कुछ योगदान कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीपनिंग तो होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि इसके गुड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कि लोकल इश्यूज़, जो हमारे लोकल इश्यूज़ हैं वो इम्फेसाइज होते हैं, क्योंकि जहाँ मान लो कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब वो कहीं किसी रीजन में एस्टैब्लिश्ड हैं, किसी रीजन में उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ के इश्यूज़ को वो लोग जो है हाईलाइट करेंगे कि भाई हमारे जगह में तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग तो ध्यान दे नहीं रहे हो। तो अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि हमारे देश का अगर मान लो कि हमको इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, ठीक है, जिससे सबका डेवलपमेंट हो, किसी एक पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट नहीं हो, किसी एक पर्टिकुलर क्लास का डेवलपमेंट नहीं हो, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं हो, पूरा सब कोई का डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए तो अच्छी चीज़ है ना कि सारे जगह के इश्यूज हमें पता चले, तो ये तो अच्छी चीज़ है। उसके बाद हमने देखा था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज़, SC STs के जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के आने से, क्योंकि ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये कास्ट के बेसिस पे आए, ये आपको कास्ट में क्या OBC, दलित्स, ये सब के बेसिस पे आए हैं। उसके बाद में आप देखोगे कि रिलीजन के बेसिस पे उतने नहीं आए हैं, बट मेन ये है क्योंकि दिस इज़ द फ्रंट जहाँ पे अभी भी लड़ाई चल रही है कास्ट के बेसिस पे, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे अभी भी हमारे समाज में फ्रैगमेंटेशन है। तो ये चीज़ें अच्छी हुई, क्योंकि जो बैकवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग हैं, दलित्स हैं, तो उनको जब रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिलती है तो वो अपने इश्यूज़ को और अच्छे से रख पाएंगे। देखो पता है क्या, एक चीज़ है कि मान लो अभी जब ये प्रेमचंद जी, बहुत अच्छी अच्छी किताबें, यार मैं तो उनका फ़ैन हूँ, मैंने गोदान, गबन, ये सब, मतलब क्या बताऊँ, मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स। आप चार्ल्स डिकेंस को पढ़ा हूँ, सबको पढ़ा हूँ, लेकिन प्रेमचंद इज़ नॉट एनी लेस। जो बाकी इंग्लिश में जो नॉवलिस्ट लोग हैं वो लोग लिखते हैं नॉवेल्स, और फिर उसके बाद में बहुत उनको वर्ल्ड क्लास फेम मिलती है, बट प्रेमचंद इज़ नॉट एनी लेस। और प्रेमचंद का जो एक क्रिटिसिज्म होता है वो ये होता है कि यार आप तो मतलब अपर कास्ट से थे और आप दलित के इश्यूज़ के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, कफन जो है वो दलित के इश्यूज़ के बारे में है, जो शॉर्ट स्टोरी है। तो कुछ दलित राइटर्स लोग ये बात क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार जब आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है कि दलित होने के मतलब क्या होते हैं, कि दलित होने की वजह से सफरिंग क्या होती है, तो आप जो लिखोगे, आप जो उस एक्सपीरियंस के बारे में लिखोगे, वो हमेशा आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस होगा, वो ऑथेंटिक नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको जिया नहीं है। तो ये मैं बताने का संदर्भ ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि जब बैकवर्ड कास्ट के, दलित के जो कम्युनिटी के लोग हैं, जब वो जब आते हैं लीडरशिप में, तो चूंकि वो खुद ही उस टाइप की लाइफ जिए हैं जहाँ पे इनजस्टिस उन्होंने देखा है, तो वो उन इनजस्टिसेस को हाईलाइट करेंगे, और उसके वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे समाज हमारा इक्वल सोसाइटी हो जाएगा। तो ये तो अच्छी चीज़ है। हमारे समाज में सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए। उसके बाद डिसाइड होगा कि हाँ, जिसमें जितना दम है वो अपना उतना आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। लेकिन सबको कम से कम अपॉर्चुनिटी तो इक्वल मिलनी चाहिए। यार मतलब एक बात बताओ, कोई अगर किसी गरीब के घर पैदा हुआ तो उसके वजह से उसकी पूरी फ्यूचर, उसका पूरा भविष्य तो उसी समय डिसाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी क्या गलती है कि कोई अमीर के घर में पैदा हुआ या गरीब के घर में पैदा हुआ, है ना। तो उस वजह से एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ, जो हमारे जन्म कहाँ हम ले रहे हैं, एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ, ये डिसाइड नहीं करने चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन लाइफ। ठीक है, कि मैं अगर मान लो
मेरा कास्ट क्या है, मैं अगर दलित हूँ तो दिस शुड नॉट डिसाइड कि यार मैं तो हमेशा से ही पढ़ ही नहीं पाऊँगा। अगर मैं मान लो कि बहुत ही पिछड़े जगह में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे कुछ ऐसा स्कूल ही नहीं है, तो ये सब डिसाइड नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्कूल्स हमें हर जगह प्रोवाइड करो ताकि अगर मुझ में हुनर है तो मैं पढ़ पाऊँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ जो है उससे डिसाइड नहीं होनी चाहिए कि हमको लाइफ में क्या क्या मिलेगा, जो कि आज हमारे समाज में होता है। जितने भी लोग आप देख लो तो बहुत सारे लोग मतलब प्रिविलेज्ड हैं। इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके प्रति थोड़ा सा हेट्रेड ऐसा आना चाहिए, बट हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि यार सबको वो मिले। अच्छा है कि कुछ लोगों को ऐसा मिल रहा है फैसिलिटी, बट सबको ऐसा एक मिनिमम बेसिक फैसिलिटी मिलना चाहिए यार। अभी देखो बताओ, अंबेडकर जो थे उनको राजा ऑफ बड़ौदा आई थिंक, उन्होंने इनके हुनर को देखा और इनको भेज दिया कोलंबिया में पढ़ने के लिए। अब अगर ये नहीं गए होते, इनको इनका हुनर अगर वो राजा नहीं देखता, इनको नहीं अगर पढ़ने के लिए भेजा होता, तो क्या आज हम लोग अंबेडकर को जान पाते? नहीं जान पाते। जिनको कि मॉडर्न मनु बोलते हैं। मनु मतलब मनु हमारे लॉ गिवर जो हैं, जो हमारे पहले लॉ गिवर, जो पहला कानून को देने वाले हमारे सिविलाइजेशन में मनु, तो मॉडर्न मनु बोलते हैं अंबेडकर को, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उनको। क्या वो ये सब कर पाते अगर उनको ये मौका नहीं मिलता कि भाई अगर उनमें हुनर है तो वो पढ़ के, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता तो हो पाता? तो अंबेडकर जी को तो चलो मिल गया कोई राजा, बट बहुत सारे अंबेडकर और भी होते, लेकिन उनको कोई राजा नहीं मिला पढ़ाने वाला। और ये होना चाहिए ऐसा, मतलब आइडियली तो ये होना चाहिए कि यार मतलब सारे को ये फैसिलिटी मिले कि हाँ सब कोई पढ़ पाए। तो इसका मतलब थोड़ा हम लोग इसमें थोड़ा डीप में जा रहे हैं, बट आप समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट थोड़ा सा ना एक सेंसिटिविटी तो डेवलप होनी चाहिए समाज के प्रति कि हमारे समाज में क्या क्या कमियां हैं। हमारे जब 1885 ये सब में हम देखते हैं कि कांग्रेस बना, लेकिन आप देखो इतने सारे लोग सोशल रिफॉर्म में लगे हुए थे। राजा राम मोहन राय उसके 50 साल पहले से लगे हुए हैं। 1828 में तो उन्होंने ब्रह्म समाज शुरू कर दिया था। देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उनको ये लगता था कि यार ये तो बहुत ही गलत है कि औरतों को ऐसे मतलब सती प्रथा के अगेंस्ट में राजा राम मोहन रॉय ने पूरी मुहिम शुरू की। देवेंद्रनाथ टैगोर उसके बढ़ाए आगे, और भी बहुत सारे लोग आए, ज्योतिबा फुले आए, सत्यशोधक समाज, ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी। तो ये सब तो हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने समझा कि नहीं ये तो गलत है और इसके अगेंस्ट में हमें आवाज़ उठानी है। तो आप समझो कि यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब इनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, जिनको कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, तो उससे क्या होगा कि वो अपने इंटरेस्ट, अपने जो कंसर्न्स हैं वो सबको हाईलाइट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि समाज और भी हमारा समतल होगा। जो हम अभी आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का जब लेक्चर आएगा तो हम हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी की वहाँ पे बात करते हैं, और वो वहाँ पे समझ में आएगा हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी। हॉरिजॉन्टल मतलब सब कोई एक ही ग्राउंड पे है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। दिस इज हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी। इसका कास्ट अपर लोअर, इसका सेक्स, इसका जेंडर, मेन वुमन, दैट शुड नॉट मैटर कि ये ऊपर है या ये नीचे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है। और भी हमने देखा था कि रीजनल ग्रीवांसेस को थोड़ा सा कम करता है, क्योंकि आप रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो क्या करते हैं अपने रीजन के इश्यूज़ को जब हाईलाइट करते हैं, और जब सरकार उनके इश्यूज़ को कुछ एक्सेप्ट करती है तो उनको भी लगता है चलो यार हमारी भी बात मानी जा रही है, हमारे भी इश्यूज़ को कंसिडर किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा ना कि वो लोग थोड़ा सा कम ऐसा हर्ट फील करेंगे, कि उनको दुख कम होगा कि यार हमारे को तो कोई सुनता ही नहीं है। तो उससे क्या होगा ना कि हमारा एक यूनिटी और इंटेग्रिटी जो हमारे देश की है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। फाइनेंशियल बार्गेनिंग पावर हमने डिस्कस किया था कि इससे क्या होता है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जब आपके आते हैं तो क्या होता है कि अपने, जैसे मान लो कि तेलंगाना है, तेलंगाना पहले यार, या झारखंड है, ये लोग किसी और स्टेट के पहले पार्ट थे। जैसे तेलंगाना किसका पार्ट था, आंध्र प्रदेश का पहले पार्ट था, है ना, और झारखंड किसका पार्ट था, हमारे प्यारे बिहार का पार्ट था। तो ये सब क्या होता है कि यहाँ पे जब ये मुहिम शुरू हुई कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है, हमारे यहाँ तो
इतने सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, खदान हैं, सब चीज़ें हैं, बट फिर भी हम लोग तो बहुत गरीब हैं। झारखंड में हुई, तेलंगाना में वही बात हुई कि यार मतलब हमारे एरियाज़ को तो कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा है, बस ये कोस्ट पे जो समुद्र के तट पे जो एरियाज़ हैं वही डेवलप हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, जब ये फाइनेंशियल बार्गेनिंग पावर आती है, बार्गेन का मतलब आप समझते हो ना, बार्गेन का मतलब, बार्गेनिंग पावर का मतलब कि आप जाके जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, दो पार्टी हैं, ए का बार्गेनिंग पावर ओवर बी है, इसका मतलब कि ए अपने कुछ डिमांड्स बी से मनवा सकता है, ये होती है बार्गेनिंग पावर। ठीक है, कि जैसे मान लो कि अगर मान लो मेरा पार्टी है ए और बी जो है सेंटर में अपना सरकार बना रहा है और उसको हमारी ज़रूरत है, तो हमारे पास अब बार्गेनिंग पावर आ गई कि भाई अगर तुमको हमारा सपोर्ट चाहिए तो हमारे रीजन के लिए इतना पैसा चुपचाप दे दो, फंड एलोकेट कर दो, हमारे रीजन के लिए इतना तुम पूल का आवंटन कर दो, हमारे रीजन के लिए इतना तुम सड़कों का ये कर दो, फंड रिलीज कर दो। तो बार्गेनिंग पावर आ गई अब इन लोगों के पास, क्योंकि ये सरकार के पार्ट हैं। तो फाइनेंशियल बार्गेनिंग पावर की हमने बात की। अब उसके बाद में हमने बैड कॉन्सिक्वेंसेज, जो इसके खराब कॉन्सिक्वेंसेज है उसकी भी बात की थी। थोड़ा सा मैं इसको ना रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा याद आ जाए कि कहाँ पे हम लोग थे, क्योंकि आगे फिर उसको हम लोग बढ़ाएंगे। हमने बैड कॉन्सिक्वेंसेज में बोला कि देखो कॉलिशन पॉलिटिक्स जो है उसके गुड एक कॉन्सिक्वेंसेज तो हैं ही, बट बैड कॉन्सिक्वेंसेज भी है कॉलिशन पॉलिटिक्स के। और बैड कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि भाई पार्टी का पैरालिसिस हो जाता है, कि अब जब कॉलिशन है तो बहुत बार ना आप स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा ही बोलेगा, डिसएग्री कर जाएगा कि नहीं नहीं हमको तो सही नहीं लग रहा है। अब वो डिसएग्री कर जाएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि बोलेगा अगर तुम आगे बढ़े तो हम सरकार से अभी हम अपना हाथ खींच लेंगे, तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। तो ये सब होता है। पार्लियामेंट में डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि लोग यही बातें करते हैं कि यार हमको ये बर्थ चाहिए, हमको ये कैबिनेट चाहिए। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले ही वो ममता दीदी और लालू यादव वाला वायरल हुआ था, 1998-99 वाला जो स्पीच है, कि ममता दीदी बोल रही कि हमको तो रेलवे मिनिस्ट्री चाहिए। ठीक है, तो ममता दीदी उठ के बोली कि नहीं बोले थे, तो लालू यादव बोले कि नहीं बोले थे तो नहीं मिलेगा। ठीक, स्पीकर के पोस्ट का पॉलिटिसाइजेशन होता है, क्योंकि आप देखो ऐसे भी स्पीकर का पोस्ट पॉलिटिसाइज्ड है, बट ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जब रहते हैं तो उनको खुद ही नहीं पता चलता है किसको क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई उनको डिफेक्शन कराना है, इस पार्टी से उस पार्टी में किसी कैंडिडेट को ये कराना है। आपको पता है कि स्पीकर डिफेक्शन जब भी दल बदलू लोगों के टाइम में वो जज की तरह काम करते हैं। अब आप बताओ उस केस में तो वो कैसे ही इम्पार्शियल जज की तरह काम कर पाएंगे, जब खुद ही वो किसी पार्टी के मेंबर हैं और उन पार्टी जो सरकार, जिस भी पार्टी का ग्रुप है, जितने भी पार्टीज़ का, उन सब ने इनको चुन के स्पीकर बनाया, तो उनके अगेंस्ट ये बोलेंगे, नहीं तो उनको उकड़े हटा देंगे। बट बहुत हुआ, बहुत बैठ गए तुम कुर्सी पे, अब चलो नीचा बैठोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर हमने देखा था कि बैड कॉन्सिक्वेंसेज में क्या है कि रीजनलिज्म बढ़ जाती है। रीजनल पार्टीज़, जैसे हमने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आपको एग्जाम्पल दिया था, रीजनलिज्म बढ़ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, सेपरेटिज्म फिर हो सकती है। तमिलनाडु का भी एग्जाम्पल है, जहाँ पे डीएमके रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, तमिलनाडु में ही है, और एक टाइम में तो वो बोलती थी कि नहीं तमिलनाडु को अलग करो भारत से। अरे ऐसे ही कैसे अलग कर देंगे भाई, तुमको जाना है जाओ, भारत बहुत ही सेक्रेड हमारे लिए लैंड है, पवित्र ज़मीन है। मतलब देखो यार, मुझे यही समझ में आता है कि ठीक है, एक लिमिट तक अगर मान लो कि आप डिमांड कर रहे हो कि हाँ भाई आपकी ग्रीवांस है, जैसे मणिपुर वाले बोले कि यार मतलब नहीं नहीं हमको तो अलग होना है, तो थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ यार अभी बहुत ज़्यादा मतलब सरकार जो है केंद्र में वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको अलग हो जाने देंगे। हाँ, अच्छे से मैनेज करना चाहिए, जो ग्रीवांसेज हैं उनको बिल्कुल उनके ग्रीवांसेज को कंसिडर करना चाहिए, जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए उस पर। बट ये अलग अलग होने वाला चीज़ें यार सही नहीं है। अब जैसे भाई भाई में कुछ ये हुआ तो अलग अलग हो जाएंगे, कभी हमको सही नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, बैड कॉन्सिक्वेंसेज है। देखो ना, जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे बिहार में ही देख लो, आरजेडी, ठीक है, नीतीश बाबू के तो ठीक है, कुछ नीतीश बाबू इस मामले में सही है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स तो नहीं किए हैं। उसके बाद में आप देख लो हमारे लोजपा हैं, लोजपा के भी अभी चिराग पासवान जी कोशिश कर रहे हैं।
उसके बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड का ले लो, पहले क्या था, शिबू सोरेन थे, अभी हेमंत सोरेन उनके बेटा। अभी यूपी में जाओगे तो सपा, मुलायम यादव से अखिलेश यादव बन गए। उसके बाद में अगर आप जाओगे तो शिवसेना, वो तो टूट गया अब खैर, लेकिन बाल ठाकरे से उद्धव ठाकरे आए, और उद्धव ठाकरे से अभी वो छोटका पेंगुइन जिसको बोलते हैं शायद, डोंट टेक अदरवाइज, बट पता नहीं, मतलब जो भी है उनका नाम, तो वो अभी सक्सेसर बनेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद में कास्टिज्म बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, कास्ट के बेसिस पे हैं, तो कास्टिज्म तो बढ़ेगी भैया। आप कास्ट के बेसिस पे आप वोट मांग रहे हो, कास्ट के बेसिस पे आप मोबिलाइज कर रहे हो लोगों को, तो कास्टिज्म तो बढ़ेगी। और कास्टिज्म बढ़ने से फिर डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ती है। आपको अपना जात का कोई मिल गया तो अरे कहाँ थे तुम, हम तुमको खोज रहे थे बहुत दिया जला के, कोई दूसरे जात का हट, दूर हटो। तो ये सब चीज़ें होती है जो होनी नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद में आप देखोगे कि इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिक्स, जो कल्ट पॉलिटिक्स होती है कि भैया मोदी है तो मुमकिन है, मोदी इज सिनोनिमस विथ बीजेपी। या फिर आप देख लो लालू यादव इज सिनोनिमस विथ आरजेडी, लालू यादव इज इक्वल टू आरजेडी, आरजेडी में और कोई चेहरा जरूरी नहीं है। अब तो तेजस्वी हो गए बट उनके बेटा ही हैं। तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल इतना बड़ा हो जाता है कि वो भगवान बन जाता है। बाकी के जो एमएलएज एमपीज हैं उनका कोई ज़्यादा रुतबा नहीं है उन भगवान के सामने में। फिर उसके बाद में आपको मैंने बताया था कि जो रीजनल पार्टीज है बहुत बार अपने रीजन के छोटे छोटे इंटरेस्ट को लेके नेशन के इंटरेस्ट को वो लोग क्या करते हैं कि दबा देते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था टिस्टा वाटर का, जो टिस्टा नदी है, तो बांग्लादेश से उसका एग्रीमेंट साइन एकदम होने ही वाला था 2011 में, लेकिन ममता बनर्जी 2011-2012 की आई थिंक बात है, और ममता बनर्जी एकदम अड़ गई कि नहीं हम होने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनका अपना जो कुछ वोट बैंक था वहाँ पे बंगाल में, वो नाराज़ हो जाता यार। लेकिन एक बात बताओ, एक देश से बगल नेबरिंग देश है जो हमेशा हमारा नेवर रहने वाला है, ठीक है, बट और उसके साथ देखो, जब भी हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ में अगर हमारा रिश्ता अच्छा है तो हमारे लिए हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि देखो सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब रहेगी, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी बाहर से, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो टिस्टा वाटर शेयरिंग था, मतलब इंडिया के लिए भी सही था, बांग्लादेश के लिए भी सही था, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि ममता दीदी का कोई वोट बैंक उससे नाराज़ था। इसलिए वही आप देखोगे कि लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल्स एलम LTTE जो श्रीलंका में शुरू हुआ, तो उस समय जो तमिलनाडु में पार्टी थी, क्योंकि वहाँ पे वो LTTE वाले तमिल पीपल हैं, तो वहाँ पे अब ये लोग तमिलनाडु के जो पार्टीज हैं वो बोले नहीं इसमें इंटरवीन करो, इनको बचाओ LTTE वालों को, क्योंकि ये हमारे लोग हैं। अब मान लो कि आप फिर इंटरफेयर कर रहे हो किसी और देश के अपने इंटरनल मैटर में, तो फिर वो देश तो हमेशा के लिए आपसे थोड़ा सा दूरी बना के रखेगा, जो कि हुआ भी, ठीक है। इन्होंने भेजा था IPKF इंडिया से श्रीलंका में 1988-89 में, उस समय जब पूरा ये वॉर चल रहा था LTTE वाले का, लिबरेशन टाइगर तमिल्स एलम, ऐसा कुछ है। तो ये तमिल पीपल का था, जो कि ये वहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है श्रीलंका में, सिंहलीज, उनके साथ में लड़ाई कर रहे थे। और इंडिया ने बेसिकली थोड़ा सा हेल्प करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस IPKF ये भेजा, और उसके वजह से इतना बवंडर हो गया कि मतलब इन लोग को फिर से रिट्रीट करना पड़ा, भाग के आना पड़ा। क्योंकि यार आप किसी देश के अंदर में जाके उसके इंटरनल मैटर में बहुत, यार अमेरिका से तो नहीं हो पाता है। अमेरिका इराक ईरान कहाँ नहीं गया, वो अफ़गानिस्तान में गया, इराक में गया, ठीक है, और भी जगह अपना पैर फैलाते रहता, बट कहीं भी उससे ना हो पाया। बहुत मुश्किल है यार किसी कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना, और उसके बाद आप ये समझना कि हाँ इसके वजह से कुछ चेंज आ जाएगा। नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं बैड। अब हम आगे बढ़ेंगे कि देखो एक क्वेश्चन आया था कि टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर द बेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये पूछा था।